नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 12 बजे 12 खबर में। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर से अपडेट कराने का वक्त हो गया है। हमारे साथ अखंड प्रताप राय लखनऊ से जुड़े हुए हैं, राजधानी अनिल राजपूत संभल जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ जनसभा होनी है, वहीं पर मौजूद है। और साथ ही इंद्रवीर सिंह हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। और अखंड, पहला प्रश्न आपसे ही मेरा है, लेकिन उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की क्या स्थिति है वो बताने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ के उस बयान से शुरुआत करते हैं 12 बजे 12 खबर की। उसके बाद अखंड जानते हैं कि आज की बड़ी खबर कौन सी है। क्या 2017 के पहले इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुलिस की भर्ती संभव थी? कतई नहीं। पुलिस की भर्ती निकलती थी, किसी विभाग की भर्ती निकलती थी, कौरव दल वसूली के लिए चाचा भी, भतीजा भी, भाई भी और काका, नाना, भांजे, मामा, ये सभी लोग निकल पड़ते थे वसूली में। और किसी नौजवान को ईमानदारी के साथ कोई अवसर नहीं मिलता था। भर्ती हो या ट्रांसफर पोस्टिंग, इन सब में भेदभाव भी था और यह व्यवसाय भी था। 17 के बाद जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है। अब कोई व्यक्ति न ट्रांसफर पोस्टिंग में धनादोहन कर सकता है और नहीं कोई व्यक्ति भर्ती में कोई पैसा ले सकता है। जो पैसा लेगा वो जेल के अंदर सड़ेगा और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य किया जा रहा है। और विकास का ये मॉडल 17 में जब हम लोग आए थे मुरादाबाद में उस पार और तो योगी आदित्यनाथ ने सीधे टारगेट किया है उस वक्त की समाजवादी पार्टी की सरकार को, अखिलेश यादव को और शिवपाल सिंह यादव को। इन दोनों को टारगेट किया है और कहा है कि उस समय की स्थिति कैसी थी आपको बताने की जरूरत है नहीं। अखंड, राजधानी लखनऊ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग होनी है और उस कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम योगी विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद इस कैबिनेट में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना, जो नई स्कीम है जो उच्च शिक्षा प्राप्त है, उसको लागू किया जा सकता है। साथ ही साथ जो स्कूल विलय के बाद खाली हुए हैं वहां पर बाल वाटिका बनाने के साथ ही तमाम ऐसे वहां पर प्रस्ताव है जिसमें आज ये मोहर लग सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर की और चर्चा कर लेते राहुल, क्योंकि वो खबर बहुत जरूरी है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहते हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक ग्राफ के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर और भाजपा सरकार पर, यूपी की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बताया अनुपयोगी सरकार, और उस ग्राफ के माध्यम में से समझाने की कोशिश की गई है कि उत्तर प्रदेश में कितने ज्यादा ठेके खुल रहे हैं। उन्होंने उसकी तुलना कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क से की है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बताया है कि पाठशाला जो है वो बंद हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो ठेके हैं उनको खोले जा रहा है और बहुत बड़े बड़े, मतलब कह रहे कि बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में खोला जा रहा है। और इसी ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक बात अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, उस माध्यम से जरूर समझाना चाह रहे हैं और योगी सरकार पर हमलावर है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस प्रदेश की जनसंख्या करीब 24-25 करोड़ हो, वहां पर क्या कुछ ठेकों से ही सरकार क्या है, क्योंकि सरकार ये तय करती है कि उसको कहां से आय अर्जित करनी है। तमाम ऐसे संसाधन है जिसके जरिए सरकार अपनी आय को बढ़ाती है। यही कारण है कि जो लगातार, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है, जो ये व्यवसाय करते हैं शराब के ठेकों का, उनमें इंटरेस्ट है और लगातार इसी वजह से जो सरकार को बहुत बड़ी आय हुई है इसकी वजह से। और यही कारण है कि जो ठेकों की या शराब के ठेकों की है, देशी दुकानों की बात करें या मॉडल शॉप की बात करें, उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन यूपी की तुलना कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क से करना अपने आप में समझ से परे है। लेकिन अखिलेश यादव को शायद लगता होगा कि उत्तर प्रदेश की तुलना वहां से करनी चाहिए जहां की जनसंख्या बेहद कम है। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की अगर जनसंख्या भी ला ली जाए तो 4 करोड़ भी नहीं होगी, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश में 24 से 25 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ पर सुविधाएं और व्यवस्थाएं यहाँ की जनता के अनुरूप करनी होगी। लेकिन इस ग्राफ के माध्यम से योगी सरकार पर
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने हमला जरूर बोलने का काम किया और बताने का काम किया है कि नशा मुक्त करना चाहिए था, लेकिन नशे की बढ़ोतरी कर रहे हैं। नशा क्यों ना सिर्फ शराब की वजह से आ रहा है, बल्कि तमाम और भी जो नशे के साधन है वो यूपी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि नशे में उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी राहुल। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से आज की कौन सी खबर है बड़ी? बिल्कुल राहुल, देखिए खबरें दो बड़ी हैं, लेकिन पहली खबर बात कर लेते हैं पुलिस से रिलेटेड ही, क्योंकि देर रात एक ही पुलिस खबर और पे रहेगा, बदमाश। थोड़ा समय का अभाव है, एक खबर पे रहेगा प्लीज। शॉर्ट में ही निपटाऊंगा, लेकिन दोनों खबर इंपॉर्टेंट है। और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को काफी दिनों से इन बदमाशों की तलाश थी, और काफी दिनों से जो है इनकी तलाश जारी थी। फिलहाल कल देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, कई राउंड उधर से भी फायरिंग हुई, इधर से भी फायरिंग हुई है। फिलहाल 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 1 लोग जो है पैर में गोली लगी है। अब दूसरी खबर की बात करें तो महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मेरी उपस्थिति है और पीछे इमरजेंसी वार्ड है। ये इमरजेंसी वार्ड इसलिए होता है कि यहाँ पर इमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी आए तो सबसे पहले आप उसका इलाज करेंगे, और किसी और के साथ नहीं। मेरे ही साथ ऐसी घटना घटित हुई कि मुझे चोट लगी थी, नाखून मेरा उखड़ गया था, मैं पहुंचा था, ब्लीडिंग हो रही थी बहुत तेजी से। तो डॉक्टर आशुतोष सिंह उस समय चार्ज पर थे, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि पहले आप जाइए पर्चा बनवा करके आइए। अकेला शख्स था, ब्लीडिंग हो रही थी, और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि आप जाइए और पर्चा बनवा कर लेकर आइए। लेकिन वहां पे वार्ड में जितने लोग उपस्थित थे सब ये कह रहे थे कि पत्रकार साथी है और हम लोगों की हर वक्त साथ में खड़े रहते, आप इनका मैं ट्रीटमेंट कर देता हूँ, फिर उसके बाद पर्चा बनवा लेते। लेकिन डॉक्टर आशुतोष इतना निर्ममता तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं, और यहाँ तक की सूचना प्रतापगढ़ की पुलिस को भी मिलता है, और वो भी पहुंचते हैं, थाना अध्यक्ष पहुंचते हैं कोतवाल, तो उन्होंने उनकी भी बातों को इग्नोर करा इन्होंने। सोचिए प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज किस तरीके से चल रहा है, और यहाँ के जो मरीज आते हैं उनके साथ क्या भेदभाव किया जाता होगा। इमरजेंसी का मतलब होता क्या है कि आप पहले उनका ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। चाहे यहाँ के गार्ड हो, चाहे यहाँ के डॉक्टर्स हो। गार्ड भी कई बार पत्रकारों के साथ अवत्ता कर चुके हैं, और कई बार यहाँ पे पत्रकारों के साथ मारपीट तक यहाँ पे नौबत आ चुकी है। तो ये लगातार होता रहा है। सीधी तौर पे सवालिया निशान खड़े होते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। कल देर शाम मैंने जब प्रिंसिपल को मैंने फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन उठाना जहमत तक नहीं समझी कि फोन उठाया जा सके। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, डॉक्टर का मतलब क्या होता है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि वो भगवान है, और सीधे तौर पे उनको कहा जाता है कि भगवान के रूप में आके मुझे बचा लिया। अगर कोई डॉक्टर किसी को बचा लेता है तो यही कहते हैं कि आप भगवान के रूप में बनकर आए। लेकिन कल एक छोटी से, सोचिए मेरे ही साथ ये घटना घटित हुई, अन्य लोगों के साथ, अन्य जो मरीज आते होंगे इस मेडिकल कॉलेज में, कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता होगा राहुल। बिल्कुल, ये गंभीर बात है भाई। अगर इमरजेंसी में कोई गया, उसकी तबीयत खराब है, तभी तो गया ना इमरजेंसी में। चिकित्सा शिक्षा मंत्री तक ये बात जाएगी, आप डोंट वरी। जिस तरह से मनमानी डॉक्टर्स की चल रही है, और भगवान ये लोग नहीं है ज्ञानेंद्र, अपना काम सही से कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। कोई भगवान बिल्कुल धरती के नहीं है, अपना काम तो कर नहीं पा रहे हैं ठीक से, है ना। जो इनका काम है वो काम कर नहीं पा रहे हैं। जो विनम्रता होनी चाहिए वो इनमें दिखती नहीं है। प्राइवेट डॉक्टर को देख लीजिए, जो उनमें विनम्रता दिखती है, इनमें दिखती नहीं है। पता नहीं किस बात की मगरूरियत है। यहां भी जॉब करेंगे और घर पे भी लोगों को देखेंगे, ये पता नहीं क्या किसी को। तो इन लोगों में भगवान तो है नहीं। ये लोग, सीधी सी बात है, इनका पेच कसना जरूरी है। जब तक आप इनका पेच नहीं कसोगे ना, तब तक ये सही नहीं होंगे। मैं गुस्सा इस बात पे आखिरी नहीं हूं बात कि कहते मेरे हैं। संवाददाता के साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये दूसरे लोगों के साथ कर रहे होंगे। हम लोग तो मजबूत लोग हैं, डंके की चोट पे काम करवा लेंगे। मेडिकल कॉलेज क्या है, एम्स में करवा लेंगे। ये तो आशुतोष सिंह है, बस केवल एक डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज का, सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज का, इसकी क्या हिम्मत है। लेकिन ये जो जनता के साथ कर रहा होगा, अगर एक वहां पे तमाम लोग बैठे और सब कह रहे हैं कि पत्रकार है, तो जब ये पत्रकार के साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है, तो जो आम जनता होगी तो उसको कुछ समझता ही नहीं होगा। ये कुछ समझता ही नहीं होगा ये बिल्कुल आदमी। तो इसका बिल्कुल पेच सही कसना कहा। बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सही राहुल कह रहे हैं। जरूरी है, ये शिकायत जाएगी पूरा चिकित्सा शिक्षा मंत्री तक। मैं वो आखिरी आपके बात पास करके समाप्त करूं। एविडेंस है आपके पास? और जरा कवर कीजिए इसका इसका आम मरीज के साथ क्या बिहेवियर है। हम अपनी बात लेके नहीं जाएंगे चिकित्सा शिक्षा मंत्री के पास, क्योंकि हम दमदार लोग हैं और दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा IBC 24 का। हम अपनी शिकायत आखिरी लेके बात नहीं जाएंगे। सुन लो ज्ञानेंद्र, सुन लो बात, आखिरी बात ना करना। इसके खिलाफ खबर करो। ये मरीजों को अगर बिल्कुल इस तरह ट्रीट करता है, अगर सही कर रहा है तो नहीं दिखाना है, किसी के बदले की भावना से काम नहीं करना है, लेकिन मरीज के साथ इसका क्या बिहेवियर है वो मुझे खबर चाहिए इसकी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आखिरी बात क्या है आपकी, बताइए। बिल्कुल राहुल, मैं कोई ओपीडी के समय नहीं गया था। मैं इमरजेंसी शाम को 7 बजे के आसपास में आया था। और सीधी सी बात है कि मेडिकल कॉलेज अगर मैं जहां वो खड़ा हूं, बात छोड़ अगर दीजिए, मैं थोड़ा सुनिए सा सुनिए सुनिए बिल्कुल सुनिए, एक बात सुनिए। मैंने कहा ना, अपनी बात नहीं करेंगे हम लोग, मजबूत लोग हैं, मजबूत लोग हैं, लिख के ले लीजिए। और कमजोर लोग शिकायत करते हैं। बस नोट हमको ये चाहिए कि ये मरीजों के साथ इसका बिहेवियर क्या रहता है, तब इसको बताता हूं मैं। मरीजों के साथ इसका बिहेवियर क्या है वो हमको चाहिए खबर। अगर सही है तो छोड़ दो, जाने दो, लेकिन अगर गलत है तो डंके की चोट पे खबर उठेगी। थैंक यू सो मच। हाँ इंद्रवीर, काफी देर से वेट कर रहे हैं आप, बताइए क्या खबर है रायबरेली से। लगातार राहुल, आवाज आ रही है? हाँ अब आई, अब आई। और इंद्रवीर का आपका काम कल बहुत अच्छा था, गुड, वेरी गुड। जी राहुल देखिए, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। राहुल देखिए, कल से खबर ऐसी चल रही है रायबरेली में, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला होता है, हमले के बाद FIR दर्ज होती है, 2 युवक गिरफ्तार होते हैं इधर से, 2 इधर से। और माननीय सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में देर रात दोनों अभियुक्तों को पेश किया जाता है, चारों को। और उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने कितने दिन का एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं हुआ है कहीं से कि कितने दिन के हिरासत में जेल भेजा गया है, और उनको जेल भेजा गया है ये कंफर्म है। उसके बाद रात को सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल होता है जो IBC के पास है, और उस ऑडियो में सीधे सीधे लड़के मंगाने की बात होती है। लखनऊ से कोई बात करता है, ऐसा उस ऑडियो में स्पष्ट है। वायरल ऑडियो है ये, और किस संगठन का है किसका ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं, लेकिन LIU के पास और इनपुट जो और खुफिया एजेंसी उनके पास ये जब ऑडियो जाता है या रायबरेली प्रशासन के पास जाता है, तो कहीं ना कहीं रायबरेली प्रशासन हरकत में आता है। और आज पूरे जिले को, चाहे वो सारस चौराहा हो जहां पे कल घटना हुई थी, चाहे वो सिविल लाइन हो, और चाहे कलेक्टर परिषद हो, चाहे वो SP ऑफिस के बाहर हो, हर तरीके से छावनी बना दिया है रायबरेली SP डॉक्टर यशवीर सिंह ने। आप देखिए, मैं एक बार कैमरा मैन से कहूंगा दिखाएं कि जिस तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पे है और जिस तरीके से ऑडियो वायरल हो रहा है, उस जो व्यक्ति अभियुक्त है, खासकर रोहित द्विवेदी और शिवम यादव, इन दोनों को हिंदू संगठन की तरफ से, किसी संगठन का नाम नहीं है लेकिन हिंदू संगठन की तरफ से बचाने की एक मुहिम सी सोशल मीडिया पे चल रही है। आपने भी देखा होगा, और ये मुहिम बड़े जोरों शोरों से, कल एक स्वामी जी हैं आनंद स्वरूप, उन्होंने भी 51,000 का एक इनाम घोषित किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने वाले व्यक्ति को 51,000 का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद कई ऐसे संगठन है जो सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा। एक अलग अलग सी मुहिम चला रहे हैं हिंदू संगठन के लोग कि जिसने मारा अच्छा किया, और पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें। उसको देखते हुए रायबरेली जिला आज अलर्ट मोड पर, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो आज वो ऊंचाहार में थे और ऊंचाहार से वो अब प्रयागराज के लिए गए हैं, जो अभी खबर है हमारे पास, और उनकी भी सिक्योरिटी को लेकर के हर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जहां जहां वो जा रहे हैं। जिस तरीके से ये है, एक बार फिर चर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य बने हुए हैं। जी राहुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए इंद्रवीर। आदर्श और अपूर्व पाठक दो लोग हमारे साथ जुड़े, दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइए। आदर्श कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। आदर्श, क्या खबर है आज की हरदोई की, बड़ी खबर क्या है? राहुल देखिए, राहुल आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद में RTO ऑफिस जो है मुख्यालय पर होता है। और यहाँ अगर मुख्यालय की बात करें, RTO ऑफिस के पास में यहाँ जो पानी भरा, पहले पानी आपको दिखाएं। देखिए ये पूरी रोड पे पानी भरा है,
इस पानी से होकर सभी बस गाड़ियां यहाँ से निकल गुजरती हैं। यहाँ कई अधिकारी भी आते हैं जाते हैं। और अगर पीछे दिखलाना चाहें तो ये गोबर पड़ा हुआ है। ये गोबर आप लाइव देखते हैं गोबर। ये गोबर जो भी है इधर होते हैं, ये आम रोड पे आता है और यहीं कहीं ना कहीं फिसलन की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ जन सेवा केंद्र चलाते हैं, उनको लोग कहीं ना यहाँ पर शिकायत है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछें क्या है पूरी समस्या। जी क्या क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। यहाँ से स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, वो भी गिर जाते हैं पानी में। और इधर आ जाइए। जनता आती है यहाँ पे, वो कई बार पानी में गिर गई, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं और पानी कभी खत्म नहीं होता है। और इधर बगल में भैंसे का पूरा फरेला बना हुआ है, जिसका गोबर पानी में धुल के सब रोड किया जाता है। यानी चीजें पूरा सबका हाल है, गाँव से सबका हाल है यहाँ का। इतना तो गाँव में भी गंदगी नहीं होती जितनी यहाँ पे गंदगी है। और हमारे साथ भी जी बताएं जी। यहाँ पे जो है काफी दिनों से मलबा भैंसों का जो आता है गोबर, वो सब इसी में चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था की जाए निकास की, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो। तो बगल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये हाँ बगल में देखिए, ये बगल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इससे लोग जो है जो रगड़ के निकलते हैं और इससे कई दिनों से यहाँ हादसा होने का भी डर बना था। अब देखिए पीछे एक गाड़ी आ रही है, उसकी पानी से उतर जाएगी। ये देखिए ये पानी के अंदर से जा रही गाड़ी है। और यहाँ अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन आंख मीच के बैठा हुआ। अगर जब कोई अनहोनी होती है, कोई घटना होती है, तो यहाँ पर जो है प्रशासन जागता है और उसको जो है उसका सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर खतरा है। जी राहुल, ट्रांसफार्मर सबसे खतरनाक है यहाँ पे। और सबसे बड़ा यहाँ पर यह बताना चाहिए कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर को लेकर कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो जाता है। वो सही है, अपनी यहाँ चुका है 2-3 साल पहले ठीक का है, भी मर धन्यवाद गया था आदर्श इस पूरी जानकारी के लिए। अपूर्व, क्या खबर है अयोध्या से? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूँगा कि अयोध्या पुलिस ने बहुत बड़े नकली नोटों के कारोबार के व्यापारी का पर्दाफाश किया। और ऐसा शख्स है, सपा का जिला पंचायत सदस्य के बारे में बात कर रहा हूं, जो अपने परिवार के ही 8 लोगों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये नकली नोटों का काम करते थे और लगभग घर से 8 लाख रुपए बरामद किया है। और कई जगह से पैसा धमकी देकर पैसा उठाने कई सारी शिकायतें जनसेवा पर पड़ी थी, जिसको लेकर पुलिस ने कल देर शाम ये त्वरित कार्रवाई की है। और सपा के जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह को जो है गिरफ्तार किया है। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ में थी और उनके भाई भी, और उनके भाई के साथ मतलब यानी कि अगर टोटल लोगों की बात करें तो लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार इसमें किया गया है। ये बड़ी सफलता अयोध्या पुलिस को लगी है कि जो है नकली नोटों का कारोबार करने वाला, धमकी देने वाला, रंगदारी करने वाला जो सपा का जिला अध्यक्ष, माफी चाहूंगा, सपा का जिला पंचायत सदस्य जो है उसको गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। क्योंकि लगातार ये रंगदारी का काम करते थे और नकली नोटों का जो व्यापार था वो बड़ी जो है करते थे। अपनी पद के पीछे का ये जो खेल चल रहा था, वो अयोध्या पुलिस और स्वाट टीम की पूरे विभाग की पुलिस ने इसके पीछे लगकर बड़ी कामयाबी के हाथ लगी है। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका, अपूर्व पाठक। जितेंद्र, बस्ती से क्या खबर है आज की? बिल्कुल राहुल, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए कि अभी जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है बस्ती दौरे पे यहाँ पे आई थी। वहाँ आने के बाद इन्होंने बस्ती में किन्नर समाज के जो लोग थे जो है उन लोगों से उन्होंने बैठक की थी। उनके किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसको लेके तमाम बातें लेके, और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थे उनसे भी बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात राहुल समझने की आती है कि आनंदीबेन जब वो अपना उद्बोधन देती है तो उन्होंने एक चीज का, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा जो है टैरिफ लगाने के लेके तमाम बातें चल रही है, उसको लेके 50% की बात हो या 80% की बात हो, उसको लेके लगातार बात है। लेकिन आनंदीबेन पटेल ने एक चीज साफ कही, उन्होंने ये कहा कि वहाँ के जो पशु हैं वो मांस खाते हैं क्या, वहां से जो उत्पाद हो के जो सामग्री यहाँ पे आती है, तो क्या हमारे भारत के लोग जो है मांस से बनी हुई चीजों को खाएंगे। तो उन्होंने साफ यह कहा कि भारत में ही स्वदेशी चीजों को ही खाया जाए, अपने यहाँ के जो व्यापार है, जो उत्पाद है, उसको ही बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इस तरीके से एक बात की और लोगों से आग्रह भी किया कि भारत में बनी ही चीजों का प्रयोग करें। राहुल, धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद 12 बजे 12 खबर के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।